क्या आपको याद है कि इससे पहले हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी हुई थी और स्टेड ने देखा हुआ था कि अगर किसी कंडक्टर में किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। याद आया आपको? उसके बाद बायो-सैवर्ट ने बताया कि अगर कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो आई करंट फ्लो होने से कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये बायो-सैवर्ट ने बताया। तो करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये किसने बताया था? ऑरस्टेड ने। और कितनी करंट से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये किसने बताया? बायो-सैवर्ट ने। अब यहाँ पर हम देख रहे थे कि अगर किसी कंडक्टर में धारा बहती है, करंट फ्लो होती है, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और इसके साथ ही साथ ये चीज़ के बारे में फैराडे ने स्टडी किया इसको कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये हम सब कर चुके हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर एक लॉ भी चलता है, न्यूटन का तीसरा नियम आपने पढ़ा है, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। मतलब दुनिया में हर एक चीज़ का उल्टा ज़रूर होता है। अगर आप किसी चीज़ को ऐसा दबा रहे हैं फोर्स लगाकर, तो जितना फोर्स लगाकर आप इसको दबाते हैं उतना ही फोर्स लगाकर ये आपको भी दबाती है उल्टी दिशा में। तो न्यूटन का तीसरा नियम जो था, जिसको आप क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ, उसकी मदद से अब हम ये जानते थे कि दुनिया में हर एक चीज़ का क्या होता है, उल्टा होता है। अब यहाँ पर हमने देखा, फैराडे ने देखा कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो उनके माइंड में एक बात ने स्ट्राइक किया कि अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी बनना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको क्या चीज़ हुई? उससे पहले हम लोग क्या देख रहे थे कि करंट से चारों तरफ क्या बन जाता है? मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो फैराडे ने सोचा क्योंकि इस दुनिया में तो हर चीज़ का उल्टा हो सकता है, न्यूटन का तीसरा नियम हमको यही बताता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो अगर हर चीज़ का उल्टा हो सकता है तो करंट अगर मैग्नेटिक फील्ड बना सकती है तो मैग्नेटिक फील्ड को क्या बनाना, जरूर बनाना चाहिए, करंट बनाना चाहिए। अब यही सोच करके उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए। तो आज हम लोग फैराडेज एक्सपेरिमेंट स्टडी करेंगे कि फैराडे ने चुंबकीय क्षेत्र से करंट बनाने के लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट किया। कुछ समझ आया आपको? तो अब देखें कि उन्होंने क्या किया और उनको कब सफलता हासिल हुई। वो सारा एक छोटा सा कहानी है, आप उसको समझिए और वहाँ से फैराडे के लॉ निकलना स्टार्ट हो जाएंगे फिर। ठीक है? तो फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किया, अब इनको करना क्या था? इनको करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनाना था या मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनाना था? अब इनने मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनाना था, ये इनको देखना था। और होना तो चाहिए ज़रूर, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ का उल्टा है तो होना भी चाहिए। अब इसको करने में देर लगी, जल्दी हुआ, ये बाद की बात है, लेकिन होना जरूर चाहिए। और यही सोचकर फैराडे ने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। हम बताते हैं, ध्यान से सभी समझिएगा। सबसे पहली कंडीशन, हमने यहाँ पर एक कॉइल बनाई ऐसी, ठीक है। इस कॉइल में हमने यहाँ पर ऐसा एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब आप समझ सकते हैं, ये गैल्वेनोमीटर आप पढ़ चुके हैं। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? अगर सर्किट में जरा सी भी करंट फ्लो होगी तो इसका इंडिकेटर हमको दिखाएगा। अगर वो राइट या लेफ्ट जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि इस कॉइल में करंट फ्लो हो रही है। और एक चीज़ देखिए, ये जो कॉइल हमने बनाई, ये कॉइल में कहीं कोई बैटरी नहीं लगाई हमने। समझ आया? क्योंकि हमें क्या चेक करना था, फैराडे को क्या चेक करना था कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट बन जाती है, उसके लिए हमें बैटरी नहीं लगाना पड़ता।
भाई करंट को फ्लो करवाने के लिए आप क्या यूज़ करते हो? बैटरी तो यूज़ करते हो, सेल यूज़ करते हो कि नहीं करते हो? और यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं? गैल्वेनोमीटर। हम कोई सेल तो यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर सेल यूज कर रहे होते तो आप ये ऑब्जेक्शन कर सकते थे कि इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो सेल की वजह से हो रही है। तो हमने कॉइल में सेल नहीं लगाया, तो कॉइल में सेल नहीं है और उसके बावजूद भी अगर इसमें करंट फ्लो हो जाती है तो प्रूव हो जाएगा कि कौन करंट फ्लो करवाता है? चुंबकीय क्षेत्र। समझ आया आपको? तो ये हमने गैल्वेनोमीटर लगाया और ये कॉइल बनाई। इस कॉइल में एक चीज और हम लोग मान लेते हैं, देखिए, क्योंकि ये फिगर हम आपको साइड से दिखाना चाहते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि हम जो एक कॉइल ऐसे बनाएंगे उसमें से ये वाला हिस्सा जो होगा ये ऐसा बाहर होगा और ये वाला हिस्सा ऐसा अंदर होगा पीछे। तो ये वाली चीज कहाँ होगी? बाहर। और ये वाली चीज फिर कहाँ होगी? पीछे। तो आप हमेशा एक चीज मान करके चलेंगे, उससे हमको और ज़्यादा सुविधा रहेगी कि ये कंडक्टर जो ऐसे कॉइल बनी हुई है तो इस कॉइल में ये ऐसे बनी हुई है, ये चीज़ जो बाहर है वो ये है और जो अंदर है वो इसका पिछला हिस्सा अंदर है। ध्यान रहेगा आपको? तो ये कहाँ है बताओ? बाहर। ऐसे है ये, ऐसे। तो जब हम ऊपर जा रहे हैं तो किस में जा रहे हैं? इसमें कि इसमें? इसमें जा रहे हैं। और जब पीछे से नीचे आएंगे तो इसमें। ये थोड़ा सा हमारे से अपने मन में बना लेते हैं। अब उन्होंने क्या किया? ये कॉइल बना दी। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर दूर कहीं एक मैग्नेट रखा। मैग्नेट क्यों रखा? अभी आप ही तो बोल रहे हो कि चुंबकीय क्षेत्र से क्या बनना चाहिए? करंट बननी चाहिए। तो चुंबकीय क्षेत्र कौन उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के हमारे पास कई साधन हैं। एक साधन ये है कि आप सीधे मैग्नेट ले आइए, या तो एक साधन ये है कि किसी कॉइल में करंट फ्लो करवा दीजिए, तो उससे भी करंट से भी चुंबकीय क्षेत्र बनता है। हमने बड़ा सिंपल एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, मैग्नेट से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। तो यहाँ पर है एक कॉइल और ये हमने रख दिया मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स, यानी कि मैग्नेट। ठीक है, यहाँ रख दिया हमने। जब हमने रखा, और इस समय ये केवल रखा हुआ है, इसमें कोई वेग नहीं है। v मतलब क्या? v मतलब वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी इस समय कैसी है? जीरो। वेलोसिटी जीरो है, मतलब ये मैग्नेट केवल रखा हुआ है बस। अब आप थोड़ा ध्यान से देखें, ये क्या सिचुएशन है। इसको मान लीजिए कि ये कॉइल है, ठीक, ये बाहर से ऐसे अंदर। यहाँ पर हमने क्या कर दिया? एक मैग्नेट रख दिया, ये ऐसा मैग्नेट। ये रेड वाला जो पोर्शन है ये आपको दिखाएगा नॉर्थ, और ये क्या दिखाएगा? पीछे साउथ। हमने ऐसे रख दिया, तो इसके चारों तरफ मैग्नेट ने अपने चारों तरफ क्या बनाया होगा? चुंबकीय क्षेत्र। और उस चुंबकीय क्षेत्र में कॉइल आ गई कि नहीं आ गई? तो फैराडे का जो सोचना था कि अगर करंट से चुंबकीय क्षेत्र बनता है तो चुंबकीय क्षेत्र से करंट बनना चाहिए, तो उन्होंने ऐसे मैग्नेट रख दिया कॉइल के पास में। अब कॉइल के पास में मैग्नेट रखा, चुंबकीय क्षेत्र बना। चुंबकीय क्षेत्र बना, इसकी बल रेखाएं ऐसे निकली होंगी, बल रेखाएं नॉर्थ पोल से इस तरह से तो फील्ड लाइंस निकलती हैं ऐसे। इस तरीके से फील्ड लाइंस निकलना स्टार्ट हो गई यहां पर। अब जब ऐसा हुआ, मैग्नेट भी रखा है, कॉइल भी रखी है, चुंबकीय क्षेत्र भी बना और उसी चुंबकीय क्षेत्र में कॉइल भी है। लेकिन उन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर का जो इंडिकेटर था, इसकी जो सुई थी, वो जरा सा भी ना तो राइट में गई और ना लेफ्ट में गई। अगर ना राइट में गई ना लेफ्ट में गई तो इसमें करंट कितनी है? फिर करंट नहीं आई। अब इस बात ने फैराडे को शॉक कर दिया। क्यों? क्योंकि हम तो क्या सोचते थे कि करंट चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र को क्या बनाना चाहिए? करंट। नहीं बना। चुंबकीय क्षेत्र तो हमने पैदा कर दिया और कॉइल भी उसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दी।
लेकिन अभी भी करंट इसमें हमको नहीं दिखी। गैल्वेनोमीटर ने हमको जरा सा भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाया। तो ऐसा कैसे हो गया? अगर ऐसा हो गया कि चुंबकीय क्षेत्र से करंट ना बन पाई, तो फिर जो न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया नियम है, न सिर्फ फैराडे का एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा, बल्कि न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी गलत साबित हो जाएगा। क्योंकि अगर दुनिया में हर चीज़ का उल्टा होता है तो यहाँ तो उल्टा नहीं हो रहा है ना। ये इस बात ने उन्होंने शॉक्ड कर दिया कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारा एक्सपेरिमेंट तो चलो हमने अभी किया है, न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया नियम तो सैकड़ों सालों से लोग पढ़ रहे हैं और वो भी फेल हो जाएगा फिर। लेकिन उन्होंने थोड़े से और काम किए। उनको लगा कि होना जरूर चाहिए, क्योंकि उनको कन्फर्म था। अब इसको करने के लिए बहुत उन्होंने प्रयास किया, बहुत कोशिश किया। बार बार जो कॉइल होती थी, कभी इधर मैग्नेट रखते थे, कभी इधर मैग्नेट रखते थे, कभी नॉर्थ रखते थे इसकी तरफ, साउथ बाहर, तो कभी साउथ रखते थे, नॉर्थ बाहर। हर तरह से उन्होंने करके देख लिया, लेकिन हर बार उनके हाथ असफलता ही लगी। उन्हें कभी करंट मिली ही नहीं। अब वो हार गए और उन्होंने इसको ये सोचा कि अब हम करेंगे ही नहीं एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये नहीं हो रहा है और नहीं हो रहा है, नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि टेबल में जो उनकी कॉइल रखी हुई थी, ऐसी एक कॉइल रखी हुई थी और मैग्नेट उनके हाथ में था। तो जब वो ये सोच रहे थे कि अभी क्या होगा, ये सारे नियम फेल हो जाएंगे, तो उनको गुस्सा आया और बड़े गुस्से में उन्होंने उस कॉइल में ही कि जाओ आज के बाद हम ये एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। बहुत दिनों तक किया उन्होंने, नहीं करेंगे, तो उन्होंने इसको फेंक के उसी में मार दिया कॉइल में। जब उन्होंने फेंक दिया, कॉइल की तरफ फेंक दिया, उसी वक्त उनको दिखा कि कॉइल के साथ जो गैल्वेनोमीटर कनेक्ट था उसकी सुई हल्की से ऐसे चली, फिर जीरो पे आ गई। अब गैल्वेनोमीटर की सुई कैसे चल सकती है? करंट से। गैल्वेनोमीटर तो सर्किट में लगा हुआ है और गैल्वेनोमीटर का इंडिकेटर करंट फ्लो होने से चलता है। इसका मतलब उन्होंने जब मैग्नेट फेंका, कॉइल में मैग्नेट टकराया जाके, लेकिन एक क्षण भर के लिए गैल्वेनोमीटर का इंडिकेटर चला, फिर जीरो पे आ गया। अब इस बात ने भी उन्हें शॉक कर दिया कि गैल्वेनोमीटर का इंडिकेटर चला, इसका मतलब कहीं ना कहीं कॉइल में करंट फ्लो तो हुई, लेकिन हमने तो बहुत बार करा, कहीं नॉर्थ रखा, साउथ रखा, इधर रखा, उधर रखा, चारों तरफ हर काम करके देख लिया, उससे तो नहीं हुई। मारने से हो रही है तो क्या फेंकने से होती है मैग्नेट? उन्होंने इसको भी और आगे बढ़ाया, करके देखे एक्सपेरिमेंट। तब उन्होंने पाया फाइनली, अब क्या देखा उन्होंने, यहां मैग्नेट की वेलोसिटी जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है, कॉइल के साथ लिंक भी होती हैं, लेकिन करंट जीरो है। उन्होंने फिर से यही एक्सपेरिमेंट में यहां पर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और मैग्नेट को अब क्या करना स्टार्ट किया। भाई फेंकने का मतलब क्या है, मैग्नेट चला था, तो उन्होंने मैग्नेट को जो कि रखा हुआ था, अभी तक चल नहीं रहा था, उसको अब ऐसा अंदर लाना शुरू कर दिया। उन्होंने ऐसा चलाना स्टार्ट किया, क्योंकि फेंका था और फेंकने में मैग्नेट चला था और चलने से ही करंट आई थी उसमें। तो अब वो मैग्नेट को क्या करने लगे, अब मैग्नेट को ऐसा चला रहे थे वो, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अब ये मैग्नेट ऐसे चल के आ रहा था और इसकी वेलोसिटी अब जीरो के बराबर नहीं थी, कुछ न कुछ इसकी वेलोसिटी थी। हमने मान ली कितनी वेलोसिटी है, v वेलोसिटी से अब इसको इधर ला रहे थे। जब ला रहे थे तो ऐसा तो है नहीं फील्ड लाइंस इसकी खत्म हो जाएंगी, फील्ड लाइंस अब भी बन रही होंगी। फील्ड लाइंस अब भी बन रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 4 3 7 और बना लो ऐसे। अब ये लाया जा रहा था,
अब यहाँ पर क्या देखा हमने कि इस सर्किट में गैल्वेनोमीटर का जो इंडिकेटर था, जिस समय ला रहे थे गैल्वेनोमीटर का इंडिकेटर चला और करंट आई, तो करंट इस बार ज़ीरो नहीं है, इस बार कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, ऐसा लाते लाते जब यहाँ पास में आ गया तो रोका फिर उन्होंने, और जब रोका फिर देखिए क्या मिला। ये गैल्वेनोमीटर और मैग्नेट को यहाँ लाकर अब उन्होंने खड़ा कर दिया ऐसे। अब जब यहाँ लाके खड़ा कर दिया तो अब इसकी वेलोसिटी कितनी है बताओ, ज़ीरो, क्योंकि यहाँ थी तो वेलोसिटी ज़ीरो, उसके बाद ऐसा लाना शुरू कर रहे थे तो वेग था, और जब पास में आ गया तो उन्होंने मैग्नेट को आकर के रोक दिया उसको यहाँ पर, तो वेलोसिटी कितनी हो गई, ज़ीरो। जैसे ही वेलोसिटी ज़ीरो हुई हमने देखा कॉइल में फ्लो होने वाली करंट भी क्या हो गई, और ये कहाँ से दिखता है, गैल्वेनोमीटर से हमको दिखता है। समझ आया, करंट ज़ीरो हो गई। अब फिर से क्या किया, फिर वो मैग्नेट को दूर ले जाने लगे, तो ये थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप, फिर कॉइल बार बार वही है, बनाना मुझे कई बार पड़ रहा है। अब ये मैग्नेट को वो क्या कर रहे थे, जैसा लाए थे वैसा ही अब पीछे ले जा रहे थे उसको, और इस बार फिर से इसकी वेलोसिटी ज़ीरो के बराबर नहीं है, इसमें कुछ न कुछ वेलोसिटी है। मान लिया कितनी वेलोसिटी से ले जा रहे हैं, v से पीछे जा रहा है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनेंगी अब आप समझते ही हैं कैसे बनती हैं। नॉर्थ पोल से ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसकी थी, बाहर निकल रही थी, लेकिन अब मैग्नेट उधर जा रहा था। हमने गैल्वेनोमीटर में देखा कि क्या इंडिकेटर दिखाता है हमको, तो हमको मिला करंट इस बार फिर से ज़ीरो के बराबर नहीं थी, बल्कि करंट कुछ थी। लेकिन एक चीज़ हमको देखने को मिली कि करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई थी। पहले अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही थी, ऐसे, अगर इसमें तो फिलहाल करंट आई ही नहीं थी, तो यहाँ मत बनाते, हम नहीं बनाते। इसमें करंट आई थी ना, तो पहले अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही थी, तो जब दूर ले जाने लगे तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, और इसीलिए हमने क्या लिखा, -I लिखा। ठीक है, और दूर ले जाते थोड़ी देर बाद फिर क्या कर दिया इन्होंने, इसको फिर उसको रोक दिया। अब ऐसा जिंदगी भर चलाते ही थोड़ी रहेंगे, फिर रोका भाई उन्होंने। ये हमने गैल्वेनोमीटर लगाया और मैग्नेट को यहाँ जा कर के दूर चले गए, तो मैग्नेट को ऐसा ले जाते, रोका यहाँ पर। जब मैग्नेट दूर चला गया और रोक दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे निकल रही है। ये आप ऐसा समझ लीजिएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे आ रही थी। अब यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी ज़ीरो, और अब हम क्या देख रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर का इंडिकेशन भी नहीं दे रहा है हमको, उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, उसमें करंट भी कैसी हो गई, ज़ीरो हो गई। ये चीज़ हमने देखा, ये चीज़ फैराडे को मिला कि अब आप सारे जितने 5 फिगर हमने बनाए हैं, सब में आप एनालाइज करके देखो, आपको एक चीज़ मिलेगी कि जब वेलोसिटी ज़ीरो रहती है, यानी कि मैग्नेट खड़ा रहता है, उस समय करंट फ्लो नहीं होती, और जितनी देर तक मैग्नेट चलता है उतनी देर तक करंट क्या होती है, फ्लो होती है। मैग्नेट फिर से रुक जाएगा, करंट जीरो। मैग्नेट चल रहा है, किसी तरफ जाए, करंट उसमें फ्लो होगी, डायरेक्शन बदल जाएगी। जब मैग्नेट फिर से रुक जाएगा तो करंट फिर से कैसी हो जाएगी, ज़ीरो। अब हमको क्या यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि
देखो मैग्नेट से तो करंट फ्लो नहीं हो रही थी, क्योंकि अगर मैग्नेट से हुई होती तो पहले जब वो ऐसे रख रहे थे तो मैग्नेट तो उस समय भी था ना, करंट फ्लो हो जाना चाहिए। तो एक पॉइंट हमने क्या निकाला कि चुंबक से तो धारा नहीं बनती। ठीक, मैग्नेट को अगल बगल कहीं भी कॉइल के रख दोगे तो उससे करंट फ्लो नहीं हो सकती। अगर मैग्नेट से नहीं होती तो कैसे होती है? आंसर है मैग्नेट को रखने से नहीं होती, मैग्नेट को चलाने से लेकिन होती है। देखो मैग्नेट जब आप चलाते थे तो करंट फ्लो होती थी। इन दो कंडीशंस में कॉइल में करंट फ्लो हो रही है। तो उनको ये लगा कि मैग्नेट जितनी देर चलेगा उतनी देर करंट फ्लो होगी, मैग्नेटिक फील्ड जितनी देर मूव करेगा उतनी देर तक ही करंट फ्लो होगी, अदरवाइज करंट का फ्लो नहीं हो सकता। तो उन्होंने ये सोच लिया कि वेलोसिटी होने से ही चुंबकीय क्षेत्र बनता है। लेकिन उसके साथ एक एक्सपेरिमेंट और भी किया गया। क्या एक्सपेरिमेंट किया गया? थोड़ा इसको भी ध्यान से समझिए। यहाँ इन सब को देख करके हमने क्या, हाँ एक चीज़ और देख रहे थे। एक बात और हमको दिख रही थी कि जब मैग्नेट दूर होता है तो इससे जो बल रेखाएं गुजरती हैं, 1 2 3, बस इतनी बल रेखाएं गुजरती हैं। मान लो ये वाली आके गुजर जाएगी, इससे 4 हो जाएंगी। तो यहाँ पर फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही हैं? हम एज ए एग्जाम्पल ले लेते हैं 4 फील्ड लाइंस इससे पास हो रही हैं। यहाँ पर कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं? यहाँ पर फील्ड लाइंस पास हो रही 1 2 3 4 5 6 7 फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। फिर यहाँ तो हमने फील्ड लाइंस बनाई नहीं भाई, बना लेते हैं। यहाँ कितने फील्ड लाइंस पास हो रही कॉइल से? यहाँ भी कॉइल से पास होने वाली फील्ड लाइंस 7। तो जब हमने केवल इन दो को स्टार्टिंग में देखा तो हमें क्या लगा कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं 4 होती हैं तो करंट नहीं होती। देखो चुंबक रुका है, करंट नहीं है, चुंबक चल रहा है, करंट है। दूसरी चीज, यहाँ पर बल रेखाएं 4 केवल गुजर रही थी, यहाँ पर बल रेखाएं कितनी गुजर रही हैं? तो हमको ये भी तो लगता है, हो सकता है जब 4 बल रेखाएं गुजरती हैं तो करंट नहीं होती, लेकिन जब 7 गुजरती हैं तो करंट, तो बल रेखाएं कम होती हैं तो करंट नहीं आती, बल रेखा ज़्यादा हो जाती है तो करंट होती है। ये भी एक लगा। लेकिन अगले ही पल हमारा ये सोचना भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं? अब यहाँ पर 7 बल रेखाओं में करंट थी और यहाँ 7 बल रेखाओं में करंट। इसका मतलब है बल रेखाएं ज़्यादा होने से भी करंट फ्लो नहीं होती। समझ आया? तो 2 चीज़ तो हम पक्का समझ चुके थे। क्या? मैग्नेट खड़ा होगा तो भी करंट नहीं आएगी, फील्ड लाइंस कम होंगी या ज़्यादा होंगी उससे भी करंट नहीं आती। तो एक चीज़ अभी तक हमको जो दिख रही थी वो ये दिख रहा था कि वेलोसिटी होती है तो करंट होती है, वेलोसिटी नहीं होती तो करंट नहीं होती। बाकी ना तो लाइंस पर डिपेंड कर रही है वो और ना तो मैग्नेट पर डिपेंड कर रही है, केवल उसके चलने पर निर्भर कर रही है। अभी तक के नॉलेज ने हमको ये बताया। इसके बाद फैराडे का एक एक्सपेरिमेंट और उन्होंने किया। उसमें क्या किया देखिए, उसमें उन्होंने एक कॉइल ऐसे बनाई और उस कॉइल में एक वायर ऐसे और यहाँ पर ऐसा एक बैटरी लगाई इस तरह से, और इस बैटरी के साथ में एक की लगा दी, कुंजी जिसे आप स्विच कहते हैं। और ये क्या लगाई उन्होंने यहाँ पर? बैटरी। ये कॉइल बनाई, उसके बगल में एक दूसरी कॉइल भी बनाई उन्होंने ऐसे। उस दूसरी कॉइल में क्या किया? उस दूसरी कॉइल में ना कोई सेल ना कोई बैटरी, केवल क्या लगाया?
गैल्वेनोमीटर। फिर से एक बार मुझे बताएं, इन जो 5 स्टेप्स आपने देखी, इनसे अभी तक का क्या निष्कर्ष निकला था कि करंट किससे नहीं मिलती? लाइंस के कम हो ज़्यादा हो उससे करंट निर्भर नहीं करती। मैग्नेट खड़ा रहता है उससे भी करंट नहीं मिलती। निष्कर्ष क्या निकला कि जितनी देर मैग्नेट चलता है उतनी देर तक करंट मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। अब यहां देखो, यहां पर ये एक स्विच लगा हुआ है, इस कॉइल में करंट फ्लो हो सकती है क्योंकि इसमें बैटरी लगी हुई है, लेकिन इस कॉइल में तो बैटरी नहीं लगी है। तो हमने क्या किया, इसका स्विच हमने ऑन किया। अब पहले इसमें करंट कितनी है? 0। शुरुआत में इसमें करंट कितनी है? 0। जैसे ही स्विच ऑन किया इसमें करंट बढ़कर कितनी हो गई? I। या जितनी भी बैटरी करंट दे सकती है उतनी करंट उसमें हो गई जा करके। अब ये बताएं, 0 करंट थी और 5 एम्पियर हो गई, तो क्या 0 से 5 अचानक बस 5 हो गई होगी? 0 से 5 होने में 0 के बाद 1 2 3 4 5, हाँ जल्दी से बढ़ी होगी, लेकिन 0 से 5 होने में 0 1 2 3 5 ऐसे जल्दी से हुई होगी, लेकिन अचानक 0 के बाद सीधे 5 तो नहीं आई होगी ना। तो धीरे से करंट की वैल्यू क्या हो गई? इसमें बढ़ी। अब जब इसमें करंट फ्लो होने लगी, करंट किसे क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड। करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड बना क्योंकि इस कॉइल में हमने क्या फ्लो करवा दी थी? इस कॉइल में हमने करंट फ्लो करवा दी थी। और जब करंट फ्लो करवाई तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, गैल्वेनोमीटर में हमको करंट मिली, लेकिन किस तरह से मिली उसको 1 मिनट सुनिए आप। जैसे ही हमने, ये हमारी दूसरी वाली कॉइल है, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया तो इस वाली कॉइल में करंट 0 से बदलकर कितनी हुई? 5। 0 1 2 3 4 5 ऐसा चेंज हुई। हमने देखा इसमें करंट आई, और जैसे ही इसकी करंट 5 हो गई इसमें करंट खत्म। कुछ बात समझ में आई? जितनी देर तक करंट 0 से 5 हो रही थी, केवल एक क्षण भर के लिए, केवल उतनी देर तक के लिए हमको इसमें करंट मिली, और इसके बाद जब उसकी करंट 5 हो गई इसमें करंट खत्म। समझ आया? हमने स्विच को क्या किया? इस स्विच को जो दबा के रखा था छोड़ दिया। अब हमने जैसे ही छोड़ेंगे फिर पहली वाली कॉइल का स्लो मोशन में सोचिए क्या होगा। इसमें कितनी करंट जा रही थी और 5 हो गई थी ना, इसमें कितनी करंट थी? 1 भी नहीं थी। देखो ध्यान से समझिए इसको, दोनों कॉइल हमने सामने रखी है, इसमें हमने करंट फ्लो करवाई। पहले 0 थी, 5 हुई, अचानक तो नहीं 0 से 5 हो गई ना, डायरेक्ट 0 से 1 2 3 4 5 हुई, तो जितनी देर तक बदली केवल एक क्षण भर में बदल गई, लेकिन इसमें करंट भी हमको केवल कितनी देर तक मिली? क्षण भर के लिए ही मिली करंट हमको। अब इसकी करंट बढ़कर कितनी हो चुकी है? 5 हो गई। जब 5 हो गई अब तो बदल तो नहीं रही है, 5 है, तो इसमें करंट खत्म। केवल जितनी देर तक इसकी करंट बदली थी उतनी ही देर तक हमको इसमें करंट मिली थी। अब इसकी 5 है, इसमें 0 है। अब हमने स्विच को छोड़ दिया, ऑफ कर दिया। जब स्विच ऑफ करेंगे तो इसकी करंट का क्या होगा? 5 से फिर 0, तो क्या 5 से डायरेक्ट 0 हो जाएगी? 5 से 4 3 2 1, हाँ बड़ी जल्दी हो जाएगा, लेकिन एक स्टेप में कम होगा। हमने फिर क्या देखा? जैसे ही हमने स्विच छोड़ा क्षण भर के लिए फिर से हमको इसमें क्या मिली? करंट मिली। अब आप सोचिए, आपको भी अब एक अंदाजा लग गया होगा, जितनी देर करंट में हम बदलाव करते हैं केवल उतनी देर तक इसमें करंट पैदा होती है। और जब हम करंट में बदलाव नहीं करते हैं, भले इसमें करंट 5 एम्पियर हो, 50 एम्पियर कर दो, लेकिन अगर बदलाव नहीं कर रहे हो आप, तो फिर इसमें करंट प्रोड्यूस नहीं होती, इंड्यूस नहीं होती उसमें करंट। अब आप ध्यान से सोचिए, इसमें करंट उत्पन्न हुई, लेकिन केवल उतनी देर तक जितनी देर तक हमने इसके करंट में क्या किया था?
परिवर्तन किया था बस उतनी देर तक। अब आप देखिए इसमें करंट पैदा हो गई। अब क्या हम इसके आसपास मैग्नेट लाए? इसके आसपास हम कोई मैग्नेट लाए? नहीं लाए। तो हमने एक चीज़ और कंफर्म कर दी कि किसी भी कॉइल में जो करंट पैदा होगी उसको चुंबक से भी लेना देना नहीं है। कितनी चीज़ों से लेना देना नहीं है? फील्ड लाइंस से लेना देना नहीं है। और अगर वो रुका है चुंबक तो भी लेना देना नहीं है, और यहाँ तक कि चुंबक से भी लेना देना नहीं है। क्या है? या हम कोई चुंबक नहीं लाए, करंट हमको दिख रही थी, तो फिर लेना देना किससे है जब कुछ किसी चीज़ से लेना? और एक चीज़ सोचिए, यहाँ हम क्या सोचते थे? चलने से लेना देना है इसका, वेग से इसमें फर्क पड़ता है। अब यहाँ तो हम किसी को चला भी नहीं रहे हैं, तो वेग वाला भी हमारा भ्रम खत्म हो गया। समझ आया? तो मैग्नेट रुका है, करंट उत्पन्न नहीं होती। यहां तक कि चुंबक होने से ही करंट फ्लो नहीं, चुंबक होने पर भी निर्भर नहीं करती करंट। यहां कोई चुंबक नहीं है, करंट नहीं आ रही है। चलने पर हम सोचते थे कि चलने से होता होगा, या हम किसी चीज को चला नहीं रहे हैं फिर भी करंट आ रही, तो चलने पर भी निर्भर नहीं कर रही है। अब तो इतनी सब चीजें देख चुके, आखिर निर्भर किस पर करती है? तो अब हम एक चीज और हमने देखा इसमें, एक चीज ये देखा कि जितनी देर हम चलाते हैं, देखिए जब ये मैग्नेट कॉइल से दूर रहता है तो केवल 4 लाइंस गुजरती है इससे। जब हम पास ला रहे होते हैं तो इससे गुजरने वाली लाइंस की संख्या का क्या हो रहा होगा? बढ़ रही है, और 4 से बढ़कर ये कितनी हो गई? 7। इसके बाद जब दूर ले जा रहे हैं तो फिर 7 से घटकर क्या हो रही है? तो हमें कोई रीज़न समझ में नहीं आया कि ये क्यों करंट उत्पन्न होती है, लेकिन एक चीज़ हमको दिखी कि करंट उस समय उत्पन्न होती है जब कुंडली से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। जब यहाँ पर खड़ा है तो 4 गुजर रही है लेकिन परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ जिस समय चल रहा था तो 4 की धीरे धीरे 7 हो रही हैं, परिवर्तन हो रहा है, इसलिए करंट आ रही है। ठीक है, यहाँ पर फिर खड़ा हो गया कि चुंबक, तो 7 गुजर रही हैं लेकिन चेंज तो नहीं हो रही ना, 7 के 7 ही गुजर रही हैं, बस बदल नहीं रही हैं वो, इसलिए यहाँ भी करंट हमको नहीं मिली। तो इस सब को देखते हुए फैराडे के माइंड में एक बात आई कि ये सब उनको कुछ समझ में नहीं आया। केवल एक चीज़ उनके दिमाग में आई कि जब हम इनमें से कोई भी चीज़ देखें, इसमें भी जब हम करते हैं तो यहाँ पर भी जब करंट जिस समय 0 से 5 हो रही होती है उसमें फील्ड लाइंस बढ़ रही होती हैं, और जब 5 से 0 हो रही होती है तो फील्ड लाइंस कम हो रही होती हैं। समझ आया? तो जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, यही चीज़ केवल एक दिमाग में आई कि इसका मतलब ये है कि अगर किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो ही इस कुंडली में करंट फ्लो होगी, और अगर परिवर्तन नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगी। उसमें ना तो वेग कुछ करेगा, ना फील्ड लाइंस का ज़्यादा होना कुछ करेगा, ना चुंबक कुछ करेगा, किसी से कोई लेना देना नहीं है। केवल अगर कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में बदलाव आएगा तो करंट होगी, अदरवाइज करंट नहीं होगी। अब उसमें भी हमको एक चीज प्रॉब्लम आई। क्या प्रॉब्लम आई? यहां पर करंट आ रही थी, ठीक, हमने यहां से सर्किट को ब्रेक कर दिया, सर्किट को हमने ब्रेक कर दिया। अगर सर्किट को ब्रेक कर दिया तो क्या अब करंट फ्लो होगी? इसमें नहीं होगी, लेकिन अगर सर्किट को जोड़ दे तो होने लगेगी। समझ आ रहा है आपको? अब एक सिचुएशन थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आपके पास जो बैटरी होती है, बैटरी, एक बैटरी आपके पास है और वो फुल चार्ज है बिल्कुल, उसमें 2 टर्मिनल है, प्लस और माइनस, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। अब जैसे ही आप दोनों टर्मिनल्स के बीच में ऐसा एक तार से एक बल्ब लगाते हो, जैसे ही आप बल्ब लगाते हो बल्ब क्या होना स्टार्ट हो जाता है? जलना शुरू कर देता है। अब आप एक चीज़ मुझे बताएं, बैटरी में, आपकी बैटरी फुल चार्ज है, हमने कुछ लगाया नहीं उसमें, क्या उसमें करंट है? बताइए सोच करके। समझ नहीं आया हमने क्या बोला आपको? क्या है हमारे पास? एक बैटरी, उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल है
और एक उसमें कौन सा टर्मिनल है, एक उसमें नेगेटिव टर्मिनल है। और अभी हमने कुछ जोड़ा नहीं, बैटरी हमारी फुल चार्ज है बिल्कुल, कुछ हमने इसके बीच में ऐसा कनेक्शन नहीं दिया। तो बताइए इसमें करंट फ्लो हो रही है क्या? करंट नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही जोड़ेंगे, क्योंकि बैटरी फुल चार्ज है, करंट फ्लो करेगी कि नहीं करेगी? इसका मतलब ये है कि ये बैटरी है, फुल चार्ज है, इसमें करंट नहीं है, लेकिन करंट को फ्लो करने की ताकत है। तभी तो जैसे ही जोड़ते हो जाके करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है। और करंट सर्किट में फ्लो करवाता कौन है? आंसर है विद्युत वाहक बल। याद करिए, आपने एक आर्टिकल पढ़ा था विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल सेल के द्वारा दी गई वो ऊर्जा होती थी जो चार्ज को पूरे सर्किट में फ्लो करवाती थी। इसका मतलब ये निकलता है कि इस बैटरी के पास क्या है, क्या नहीं है। क्या इस बैटरी के पास करंट है? नहीं है, क्योंकि कनेक्शन नहीं है। लेकिन क्या इस बैटरी के पास करंट को फ्लो करवाने की ताकत है? ताकत है। तो अगर करंट को फ्लो करवाने की ताकत है, करंट को फ्लो करवाने की एनर्जी है, इसका मतलब इसके पास क्या है? इसके पास विद्युत वाहक बल है। क्योंकि विद्युत वाहक बल किसको बोलते हैं? उस ऊर्जा को जो पूरे सर्किट में सेल सहित करंट को क्या करवा सके? फ्लो करवा सके। तो इसके पास वो ताकत है, पर जब तक हम कनेक्शन नहीं देते हैं तब तक क्या नहीं है इसके पास? तब तक करंट नहीं है। ये बात आपको समझ आ गई? और वही चीज़ तो हम यहाँ बताना चाहते हैं। जब हमने सर्किट को ब्रेक कर दिया तो इसमें करंट है कि नहीं है? उस समय इसमें करंट बंद हो जाएगी। लेकिन क्या इसमें ताकत खत्म हो गई? ताकत नहीं खत्म हुई। जैसे ही आप कनेक्शन दोगे, इसमें फिर से करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हमको एक बात और समझ में आ गई कि अगर हमने सर्किट को जोड़ा है, करंट केवल तभी बहती है। अगर सर्किट कनेक्ट नहीं किया कोई भी चीज़ तो उतनी देर तक करंट नहीं बहती। लेकिन उसके पास क्या होता है? उसके पास विद्युत वाहक बल रहता है। करंट फ्लो हो रही है या नहीं फ्लो हो रही है, विद्युत वाहक बल उसके पास हर वक्त रहता है। आप जोड़ो जाके तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए फैराडे ने अपना नियम बनाया। फिर अब आप भी समझ गए क्या नियम बन रहा है। क्या बना सकते हैं नियम? कि यदि किसी कुंडली से गुजरने वाले, अब बताओ क्या नियम बनाएं? कि किसी कुंडली के चारों तरफ चुंबक चलेगा तो धारा पैदा होगी, ये बनाएं? नहीं, क्योंकि चुंबक से मतलब नहीं है। क्या बनाएं? कि जब बहुत सारी बल रेखाएं गुजरेंगी तो धारा फ्लो होगी, ये नियम बना दिया जाए? नहीं बना सकते, क्योंकि बहुत सारी फील्ड लाइंस बाहर निकल रही थी लेकिन करंट नहीं थी उसमें। समझ आया? अब सबने समझ लिया कि एक ही नियम बन सकता है कि यदि किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में तेजी से परिवर्तन होता है, चाहे पास लाने से हो या दूर ले जाने में भी परिवर्तन हो रहा था। क्यों? क्योंकि जब पास था तो कितनी बल रेखाएं थी? 7। अब जब दूर जा रही थी तो वो 7 की 6, 5, 4 ऐसा परिवर्तन हो रहा था। तो अब फैराडे ने नियम बनाया कि जब किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में तेजी से परिवर्तन होता है तो उसमें, उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। और अगर कुंडली बंद परिपथ में है तो उसमें धारा भी बहने लगती है, धारा भी बहना प्रारंभ हो जाती है। अब आप देखिए हमारी लैंग्वेज थोड़ी सी बदल रही है। क्या हमने बोला कि यदि किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में तेजी से परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और अगर कुंडली बंद परिपथ में है तो धारा बहती है। और यही तो अभी समझा रहे थे कि अगर ये बंद नहीं है तो क्या धारा बहेगी? लेकिन एनर्जी है। तो विद्युत वाहक बल तो उस समय भी होता है जब सर्किट में करंट फ्लो नहीं होती, लेकिन करंट केवल तभी आती है जब हम सर्किट क्लोज करते हैं। इसलिए हमने ऐसा बोला। ठीक है, तो ये पहला नियम बना। फैराडे ने अपना जो नियम बनाया उसका ये पहला नियम बनाया। तो अब आप सब लोग समझ गए।
तो हम लोग फैराडे का प्रथम नियम नोट कर सकते हैं। फैराडे का प्रथम नियम, उन्होंने बताया कि यदि किसी कुंडली से बद्ध, हमने आपको लास्ट क्लास में भी बताया, आप बद्ध भी कह सकते हैं, आप गुजरने वाला भी कह सकते हैं। यदि किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में तेजी से परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी कि उस कुंडली में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा ना, उसका नाम हमने क्या रखा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और यदि कुंडली बंद परिपथ में है तो उसमें वैद्युत धारा भी प्रवाहित होने लगती है। इसका नाम प्रेरित विद्युत वाहक बल क्यों रखा? इंड्यूस्ड ईएमएफ इसको बोलते हैं। क्यों? बड़ा सिंपल सा है, आपने लेसन फर्स्ट में प्रेरण की घटना पढ़ी है। प्रेरण की घटना में क्या होता है आप याद करें। प्रेरण उस घटना को कहते हैं जिसमें हमको किसी चीज को टच ना करना पड़े, लेकिन उसमें हम कोई एक्शन करवा दें। बिना टच करे जब हम किसी चीज में कोई एक्शन करवाते हैं तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रेरण। तो आप बताएं, ये जो विद्युत वाहक बल इस कॉइल में आया, क्या हमने इसको टच कराया इससे, या मैग्नेट को टच करवाया? टच तो नहीं किया, दूर से ही हमने चला के देखा और इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया। तो ये वाला जो विद्युत वाहक बल है वो किसी को टच करने से उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए इसका नाम रखा गया प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसका नाम रखा गया। और ये भी आपको याद रखना है, सर्किट में धारा बहे चाहे ना बहे, विद्युत वाहक बल उसमें हो सकता है। तो ये फैराडे का पहला नियम बना हुआ था। अब आप इसको नोट कर लीजिए। अभी हमने देखा कि अगर किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में हम तेजी से बदलाव करते हैं, चेंज करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और याद रहे, कॉइल में करंट फ्लो हो या ना हो, विद्युत वाहक बल हमेशा उसमें उत्पन्न होगा। तो पहले कौन उत्पन्न होता है? विद्युत वाहक बल। करंट तो तब उत्पन्न होती है जब आप सर्किट क्लोज करते हो, और उस विद्युत वाहक बल का नाम क्या रखा गया है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। और उससे जो धारा बनेगी उसका नाम क्या रखा गया? प्रेरित धारा। ठीक है। अब एक यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि अगर उसमें विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न हुआ है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, और प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो सकती है अगर हम कॉइल को क्लोज करेंगे तो। अब बात ये आती थी कि करंट की वो जो प्रेरित धारा बहेगी उसमें, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो किस दिशा में बहेगी। अगर हमने कॉइल बनाया है तो करंट ऐसे फ्लो होगी या करंट ऐसे फ्लो होगी? कुछ बात समझ में आ रही है क्या? कि जो धारा प्रेरित हुई सर्किट में, एक कॉइल में, वो धारा की दिशा क्या होगी। तो इस दिशा को बताने के लिए एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने रूल बनाया और उनका नाम था लेंज। तो अब हम देख लेंगे फैराडे के पहले नियम के जस्ट बाद लेंज का नियम देखना चाहते हैं, तो आपका नेक्स्ट आर्टिकल होगा लेंज का नियम। लेंजेस लॉ। तो बताओ लेंज का नियम आपको क्या बताएगा? आंसर है, किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के कारण, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा की दिशा बताएगा आपको। ठीक है, लिख सकते हैं इसको हम लोग। लेंज का नियम हमको क्या बताता है? किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण उसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा उत्पन्न हुई है उसकी डायरेक्शन, ये हमको लेंज का नियम बताएगा। ठीक है, तो क्या होता है लेंज का नियम, इसको भी नोट कर लेते हैं और इसके बाद एक साथ समझते हैं। तो हम यहां लिखेंगे लेंज के नियम के अनुसार लेंज के नियम के अनुसार कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह
उस कारण का ही विरोध करती है जिस कारण से वह उत्पन्न हुई है। अगर अब इसका क्या मीनिंग है, इसको हम लोगों को समझना है ज़रा, कि ये जो बताया गया कि प्रेरित धारा अथवा प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी होती है कि वो उस कारण का ही विरोध करती है जिस कारण से यह उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो इसको अब समझना है, थोड़ा ध्यान से सभी लोग समझिएगा इसे। नोट कर लिया सभी लोगों ने? अब देखें गौर से, इसको हम आपको दो तरह से समझा सकते हैं। देखिए, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने इससे पहले क्लास 11th में जड़त्व का नियम पढ़ा हुआ है। जड़त्व का नियम क्या होता था? जड़त्व का नियम, एक लाइन में अगर जड़त्व का नियम बताएं तो ये होता है कि कोई भी वस्तु किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है। परिवर्तन का वो क्या करती है? विरोध करती है। ये हमने जड़त्व के नियम में पढ़ा हुआ है। अब इसकी जो डायरेक्शन है उसको ना मैं आपको दो तरह से समझाऊंगा, आप दोनों तरह से अच्छे से समझिएगा। जैसे हमने ये एक कॉइल लिया, अब इस कॉइल के पास हम ये मैग्नेट ऐसा ला रहे हैं। एक बात और मैं हम आपको याद दिला दें, क्या आप बता सकते हैं कि इस कॉइल में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी ताकि इधर की तरफ नॉर्थ बन जाए? क्योंकि आपको याद होगा जब कॉइल में करंट होती है तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होता है, और जब यहाँ करंट फ्लो होती है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होता है। याद करिए, आपको सब कुछ बताया गया है। तो आपको इतना तो याद ही होना चाहिए कि अगर कॉइल में करंट ऐसे बह रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। राइट हैंड कर्ल रूल सेट करेंगे, इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो अगर कॉइल में करंट ऐसे बह रही है, ऐसे, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर की तरफ होगी? इधर की तरफ होगी। अगर करंट ऐसे बह रही है, ऐसे आ रही करंट, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर की तरफ होगी। इतना समझ आ गया आपको? फिर से हम इसको ऐसा ही रख लेते हैं, या ऐसे ही रख लो। मुझे बताओ, अगर ऐसे करंट बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर की तरफ? इधर की तरफ। अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर की तरफ। समझ आ गया आपको? अब हम ये मैग्नेट लाते हैं इसकी ओर, और ये मैग्नेट का है नॉर्थ पोल। ये जिधर रेड वाला पार्ट है ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, और इधर पीछे ये साउथ पोल लगा हुआ है। अब जब हम नॉर्थ पोल ऐसा लाते हैं तो थोड़ा सा याद करें, नॉर्थ पोल जब ला रहे होंगे तो इसमें धारा उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि हम ला रहे हैं और परिवर्तन हो रहा है। तो जब हम नॉर्थ पोल ला रहे होंगे तो इसमें धारा उत्पन्न होगी। अब वो धारा किस दिशा में उत्पन्न होगी, ये चीज़ हमको सोचना है। थोड़ा सा आप ऐसे सोचिए ज़रा, अगर ये नॉर्थ पोल आ रहा है, चुंबकीय बल रेखाएं किधर से निकलती हैं? नॉर्थ से। तो इसकी बल रेखाएं किधर की तरफ है? इधर की तरफ। जो चुंबक है इसकी बल रेखा इधर की तरफ है, तो ये अपनी बल रेखाएं ऐसे लेके आ रहा है, और उसी के सामने ये क्या लगी हुई है? कॉइल। तो इससे फ्लक्स में परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर फ्लक्स में परिवर्तन स्टार्ट हो जाएगा तो ये कॉइल क्या करेगी? अपने अंदर धारा उत्पन्न करेगी। लेकिन वो धारा किस दिशा में उत्पन्न करेगी? इस दिशा में उत्पन्न करेगी ताकि इसका जो चुंबकीय क्षेत्र इसकी तरफ आ रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है कि घट रहा है? पास आने पर तो बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि ये उसको क्या करने की कोशिश करेगा। अभी हमने रूल पढ़ा, जड़त्व का नियम, हर चीज परिवर्तन का क्या करती है। तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन में बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। तो ये चुंबकीय फ्लक्स के बढ़ने का क्या करेगी? विरोध करेगी। अब बढ़ने का विरोध कैसे कर सकती है? सोचिए, मैग्नेटिक फील्ड इसका इधर की तरफ है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है तो ये कॉइल बढ़ने का विरोध कैसे कर सकती है? ये मैग्नेटिक फील्ड उल्टा बना देगी।
समझ आया आपको? और ये मैग्नेटिक फील्ड जब उल्टा बना देगी तो इसमें धारा की दिशा क्या होगी? मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बढ़ रहा है लगातार, तो ये कॉइल अपने अंदर करंट को ऐसे फ्लो करवाएगी कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बने वो ऐसे बन जाए, ताकि वो मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड ये वाला उसका क्या कर सके? विरोध कर सके। तो बताएं ये कॉइल करंट कैसे फ्लो करेगी? ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनवाना है, ऐसे करंट को फ्लो करना शुरू कर देगी, तो ये करंट इस दिशा में बहना शुरू हो जाएगी। अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ जाएगी। करंट की डायरेक्शन देखो हमको मिल गई। इस बात को बहुत गौर से समझिए और दोनों तरह से समझेंगे आप। क्या ये पहला पॉइंट हमारा समझ में आया? फिर से, मैग्नेट का कौन सा पोल पास आ रहा था? नॉर्थ। नॉर्थ की बल रेखाएं कैसी होती हैं? ऐसे बाहर की तरफ। और जब पास आ रहा था तो फ्लक्स क्या हो रहा था? बढ़ रहा था कि घट रहा था? बढ़ रहा था। इस कॉइल ने अपने अंदर करंट ऐसे पैदा किया कि वो उस फ्लक्स के बढ़ने का क्या करे? विरोध। तो फ्लक्स ऐसे बढ़ रहा है, इस दिशा का फ्लक्स बढ़ रहा है, अब बढ़ने का विरोध करना है तो क्या करना है? उल्टा बनाओ। तो ये कॉइल उल्टा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी और उल्टा मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए अपने अंदर से करंट को इसे ऐसे बहना पड़ेगा। तो उस वक्त अपने अंदर से करंट ये कैसे फ्लो करेगी? ऐसा फ्लो करेगी, ताकि नॉर्थ इसका किधर बने? इधर की तरफ बन जाए। बात समझ आ गई? अगर हम इसको चित्र में बनाते हैं तो हम इसको फिगर में कैसे आपको बना के दिखा सकते हैं? देखिए, यहां पर हम बनाते हैं, ये हमारे पास एक कॉइल है ऐसे। हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि हम हमेशा के लिए मान लेते हैं ये वाली वायर कहाँ है? बाहर। और ये कहाँ है? तो ये ऐसे है कंडक्टर, जिसमें ये वाली तार आपको ये दिखती है और ये वाली तार आपको ये दिखती है। और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? यहाँ से नॉर्थ पोल को हमेशा पास ला रहे हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसको पूरा ऐसे नहीं बनाते। अच्छा, ये इस चुंबक का मैग्नेटिक फील्ड है। ये वाले मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोलेंगे हम? ये वाले मैग्नेटिक फील्ड को बोलेंगे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये वाला मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया है चुंबक लगा करके। ये कॉइल क्या करती है? उसी वक्त कॉइल भी इसके उल्टा दिशा में एक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना देती है। तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड कौन है? ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। इंड्यूस्ड मतलब प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है ये। इसमें करंट की डायरेक्शन बताइए किधर से किधर की तरफ होगी? अभी आपने देखा है ऐसा मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था, उल्टा बनाने के लिए इसने ऐसे करंट फ्लो करवाई, बाहर वाले तार में नीचे की तरफ और अंदर वाले तार में ऊपर की तरफ। ये अंदर वाला है कि बाहर वाला? तो इसमें ऊपर और बाहर वाले तार में, तो इसकी वजह से इधर की तरफ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और फिर इसके पास आने का क्या होने लगेगा? विरोध होना स्टार्ट हो जाएगा। अब थोड़ा और देखिए, उस समय ये ऐसे पास आ रहा था, इसका मूवमेंट इधर की तरफ है। अब फिर से इस कॉइल में समझिए, पास आके अब हम दूर जा रहे हैं। तो नॉर्थ पोल हम क्या कर रहे हैं? दूर ले जा रहे हैं। अब फिर ध्यान से देखो, जब नॉर्थ पोल दूर ले जाने लगोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा? घटेगा कि और बढ़ेगा? इससे गुजरने वाली फ्लक्स लाइंस बढ़ेंगी कि घटेंगी? अब घटेंगी। तो किस दिशा का चुंबकीय क्षेत्र घट रहा है? इस दिशा वाला घट रहा है कि इस दिशा वाला? किस दिशा का? नॉर्थ वाला। हमेशा याद रखें, चुंबकीय बल रेखा किधर से निकलती है? नॉर्थ से। तो जब हम ऐसे ला रहे थे तो इस दिशा वाला चुंबकीय बल रेखाएं बढ़ रही थी। अब जब हम दूर ले जाने लगेंगे तो इसी दिशा वाली
चुंबकीय बल रेखाएं घटना शुरू हो जाएंगी और इसको तो परिवर्तन का विरोध करना है। जब बढ़ रही थी तब भी विरोध किया, अब जब ये दूर जा रहा है ये कॉइल तब भी अपोज करेगी। अपोज करेगी तो क्या करेगी? अब ध्यान से देखिए, जब ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल ऐसे दूर जा रहा होगा तो इधर वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? घट रहा है। तो ये कॉइल क्या बोलती है कि दूर मत जाओ, मैं तुम्हें ये वाला मैग्नेटिक फील्ड बना के देती। जब पास आ रही थी तो उल्टा, और जब दूर जाने लगी तो अब दूर नहीं जाने दे रही है, कह रही कि तुम दूर मत जाओ, हम चलो ऐसा वाला बना देते हैं। अच्छा, तो अगर सुनो ऐसा जाने पर घट रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये इस वाले को कैसे बढ़ा सकती है? जब इसी दिशा में और बना दे। नहीं समझ में आई बात? आ रही है ना समझ में? फिर से बताओ। हम अब कुछ बताएंगे नहीं, केवल ये बताएंगे पास ला रहे हैं। किस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? इसकी उल्टी दिशा में, किसी की दिशा में? जब पास आ रहे हैं तो ये वाले का क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, और बढ़ेगा तो विरोध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उल्टा बनाना पड़ेगा। जब दूर जा रहा है तो ये क्या हो रहा है? घट रहा है। घटने का विरोध कैसे करें? इसको बढ़ा दो पकड़ के। अब बढ़ा दे पकड़ के तो इस दिशा में बना दो। तो ये कॉइल जब ये दूर जाएगा तो ये कॉइल इस वाले मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने का प्रयास करेगी कि घटाने का? बढ़ाने का। तो किस दिशा में बनाएगी? इस दिशा वाला कम हो रहा है तो इसी दिशा वाला और बना दो। देखो बड़ा सिंपल है। इस दिशा में था 100, अब ये 100 से 80 हो गया, घट करके 60 हो गया, तो बाकी का 40 क्या होगा? बाकी का 40 ये कॉइल इस दिशा में बना के देगी आपको। तो जब ये नॉर्थ पोल दूर जाने लगेगा तो अब ये कॉइल किस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी? इधर की तरफ बनाएगी। अब इधर की तरफ बनाने के लिए करंट को किधर फ्लो करवाना पड़ेगा? उसको ऐसे, बाहर वाले में ऊपर की तरफ और पीछे वाले में नीचे की तरफ फ्लो करवाना पड़ेगा। इसको भी हम डायरेक्शन बना लेते हैं। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये ऐसा दूर जा रहा था, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड वाला है, अब ये वाला क्या हो रहा है? घट रहा है। तो अब ये कॉइल किस दिशा में बना के देगी? उसको इस दिशा में बना के देगी मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है? अप्लाइड। और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है? इंड्यूस्ड। अब इसने इसकी दिशा में बना के दे दिया। क्यों? क्योंकि जब ये घटेगा तो उसको घटने भी नहीं देगी। वो बोलेगी अच्छा तुम घटने लगे, लाओ हम तुमको थोड़ा दे देते हैं तो तुम फिर उतना ही हो जाओ। तो घटने भी नहीं देगी। अब ये बना के दे रहे उसी दिशा में, देखो। और इसके लिए किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होना पड़ रहा है? बाहर वाले में ऊपर, पीछे वाले में नीचे। तो बाहर वाले में ऊपर, पीछे वाले में नीचे, ये ऐसे करंट फ्लो होगी। करंट की डायरेक्शन बदल गई। देखो इतनी बात नहीं समझ में आई। और अगर आ गई है तो प्लीज आप मुझे साउथ पोल की डिटेल आप बताएंगे। अब हम नहीं बताएंगे आपको। ये हमारी कॉइल है और ये मैग्नेट का साउथ, ये नॉर्थ। साउथ को हमेशा नजदीक ला रहे हैं। इसका फील्ड किधर की तरफ बनेगा? इधर की तरफ। कुछ समझ आया आपको? क्योंकि ये कौन सा पोल है और साउथ पोल से फील्ड लाइंस निकलती नहीं है, अंदर प्रवेश करती हैं। तो इसका फील्ड अब इस दिशा में है। समझ आया? अब ये कॉइल सबसे पहले डिसाइड करो, पास आ रहा है। देखो एरो हमने बनाया है, ये मैग्नेट इसके पास आ रहा है। तो ये वाले फील्ड का क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा कि घट रहा होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ रहा होगा। नजदीक आएगा तो बढ़ेगा ही, चाहे जिस दिशा का हो। लेकिन डायरेक्शन ये वाली है। तो जब हम साउथ पोल ऐसा लाते हैं तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। अब अगर ये वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है और तो ये कॉइल उसका क्या करना चाहती है?
कॉइल तो हर हाल में अपोज करना चाहती है। अब अगर विरोध करना चाहती है तो ये चुंबकीय क्षेत्र किस तरफ बनाएगी? अब बताओ उस चुंबकीय क्षेत्र को किस तरफ बनाए कि विरोध हो जाए? विरोध होने के लिए उल्टा बनाना पड़ेगा। तो अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है तो इसको अपना मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ बनाना पड़ेगा। ये वाला मैग्नेटिक फील्ड कौन सा वाला है? अप्लाइड। और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड। नहीं समझ आया? तो जब कॉइल के नजदीक साउथ पोल ऐसे आ रहा है तो इसने मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ बनाया? इधर की तरफ बनाया या इधर की तरफ बनाया? इधर की तरफ। समझ नहीं आ रहा? कम आ रहा है अभी? देखो थोड़ा तो आपको सोचना पड़ेगा। अब अच्छा एक चीज और बताओ, विरोध ऐसे में होता है कि विरोध ऐसे में होता है? जब दोनों एक दूसरे के उल्टा है तब विरोध होता है। अगर दोनों एक दूसरे की दिशा में है तो तब तो विरोध नहीं होता। तो ध्यान से देखो, साउथ पोल नजदीक आ रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। पास आने की वजह से इसका ये वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ये कॉइल उसके बढ़ने का विरोध करेगी कि उसका साथ दे देगी कि नहीं और तुम बढ़ जाओ? विरोध करेगी। हर एक्शन का अपोज होता है ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व के नियम से। तो ये इसके बढ़ने का क्या करेगी? अब विरोध करेगी तो उसी की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी या उसकी उल्टी दिशा में बनाएगी? तो अगर उसका उधर की तरफ है तो अपना इधर की तरफ बनाएगी। फिर तो आप फिर से देखो इस कॉइल में किस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी? इधर की तरफ। कॉइल जो बनाएगी वो इधर की तरफ बनाएगी या इधर की तरफ बनाएगी? इधर की तरफ। इधर की तरफ। अब आपने सही बताया। अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर बनाना है तो करंट किस तरफ प्रवाहित करवाना चाहिए उसको? ऐसा, बाहर वाले में ऊपर की तरफ और पीछे वाले में। समझ आ गया सबको? तो बाहर वाले में ऊपर की तरफ और पीछे वाले में वो अपने अंदर से करंट को ऐसे फ्लो करेगी। अभी भी नहीं समझ आ रहा है? आ रहा है तो आप बता तो नहीं पाते, गलत बता देते हो भाई हमको। अब बताइए, फिर से ध्यान से बताना, इस बार गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये एक मेथड का लास्ट पॉइंट है। इसके बाद हम दूसरा मेथड आपको बताएंगे। ये एक कॉइल है और ये मैग्नेट, ये मैग्नेट का साउथ और ये नॉर्थ। इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ होगा? डायरेक्शन बताओ। अंदर की तरफ। ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है? अप्लाइड वाला, ठीक है। और ये इधर की तरफ अब जा रहा है, ठीक है। ये इसकी ओर आ रहा है, ये दूर जा रहा है। ये ओर आ रहा था, ये आपको बताएगा मोशन की डायरेक्शन। ये दूर जा रहा है। फिर से सोचिए, अब ये साउथ पोल कॉइल से दूर जा रहा है कि पास आ रहा है? दूर जा रहा है। तो इस दिशा वाला चुंबकीय क्षेत्र घट रहा होगा कि बढ़ रहा होगा? घट रहा होगा। पक्का बिल्कुल याद रखो कि इधर वाला चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर की? अप्लाइड वाले की इधर। और इधर वाला चुंबकीय क्षेत्र क्या हो रहा होगा? घट रहा है। तो कॉइल परिवर्तन का क्या करेगी? विरोध, और उसको घटने से मना करेगी। अब घटने से कैसे रोक सकती है? इधर वाला कम हो रहा है तो क्या करना है? कम होने का विरोध करना है। अब कम होने का विरोध करोगे तो किधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाओगे? इधर की तरफ या इधर की तरफ? इधर की तरफ। फिर से देखो, इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये अप्लाइड वाला, और ये दूर जा रहा है। और ये दूर जाने की वजह से ये वाला क्या हो रहा है? कम पड़ रहा है। जब कम पड़ रहा है तो कॉइल इसको क्या करना चाहती है? बढ़ाना चाहती है। ये कम हो रहा है ना, तो कॉइल इस वाले मैग्नेटिक फील्ड को और बढ़ाना चाहती है। और अगर आप
इस दिशा के मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना है तो आप इसी दिशा में मैग्नेटिक फील्ड बनाना चाहते हो या उल्टा बना दोगे? उसी दिशा में बना दो तो ये और बढ़ जाएगा। तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है दूर जाने की वजह से, तो कॉइल इसको अब बढ़ाना चाहती है और बढ़ाने के लिए ये किस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी? ये भी उसी दिशा में मैग्नेटिक फील्ड बना देगी। तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है? इंड्यूस्ड वाला। समझ आ गया? तो धारा किस दिशा में बहेगी? देखो ये साउथ पोल ऐसा दूर जा रहा है, तो ये कॉइल ने मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा में बनाया? इस दिशा में बनाया। अब इस दिशा में बनाने के लिए करंट को कैसे फ्लो होना पड़ेगा? ऐसा, बाहर वाले में नीचे और जो पीछे कंडक्टर है उसमें ऊपर। तो पीछे वाले कंडक्टर में ऊपर की तरफ और बाहर वाले में ऐसा नीचे की तरफ, ये करंट। ये एक तरीका है आपके समझने का और इस तरीके से आप सोच सकते हैं। अभी समझ नहीं आया? नहीं आया? एक बार जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। क्या? थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये नॉर्थ पोल है, या इससे ले लेते हैं रेड वाला नॉर्थ और ये वाइट वाला साउथ। नॉर्थ पोल पास आ रहा है, तो नॉर्थ पोल अगर है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ होगा? इधर की तरफ, ऐसे। तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो कॉइल विरोध कैसे कर सकती है? उल्टा बना के। तो ये किस तरफ बना देगी? इधर की तरफ। इधर बनाने के लिए करंट की डायरेक्शन ऐसे, आगे वाले में नीचे, पीछे वाले में ऊपर, आगे वाले में नीचे, पीछे वाले में ऊपर। क्लियर? अब ये नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, तो इधर वाला चुंबकीय क्षेत्र क्या हो रहा है? घट रहा है। तो कॉइल इसको घटने नहीं देगी, इसी दिशा में और इसको बना के दे देगी। ठीक? तो इस दिशा में अगर कॉइल बनाएगी तो उसको करंट किधर फ्लो करवाना पड़ेगा? ऐसे, तभी तो इधर बनेगा। आगे वाले में ऊपर, पीछे वाले में नीचे, आगे वाले में ऊपर, पीछे वाले में नीचे। अब अगर हम साउथ पोल लाते हैं पास में, तो साउथ पोल का मैग्नेटिक फील्ड तो इधर की तरफ होता है। साउथ पोल का मैग्नेटिक फील्ड पहले ही इधर है और वो ऐसे आ रहा है, पास आ रहा है। तो ये वाला क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो इसको कॉइल क्या करने की कोशिश करेगी? कम करने की कोशिश करेगी। और कम करने के लिए इसकी दिशा में वो बना दे, किसके विपरीत बना दे? विपरीत दिशा में बना दे। तो विपरीत बना दिया इसने, इसमें देखो। और अगर इधर की तरफ बना दिया तो करंट की डायरेक्शन ऐसे हो गई, आगे वाले में ऊपर, पीछे वाले में नीचे, आगे वाले में ऊपर, पीछे वाले में नीचे। ठीक है? अब अगर ये साउथ पोल दूर जा रहा है तो इधर वाला मैग्नेटिक फील्ड ही है, क्योंकि साउथ है। अब अगर दूर जा रहा है तो ये वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है? फील्ड कम हो रहा है। अगर ये कम हो रहा है तो कॉइल इसको क्या करना चाहती है? तो वो इसकी दिशा में बना के बढ़ा सकती है कि विपरीत बना के बढ़ा सकती है? दिशा में बना के बढ़ा सकती है। तो इधर बना देती है, इधर बना दिया इसने। अभी भी दिमाग में नहीं चढ़ी बात, आ गई सभी लोगों को? अब एक दूसरा तरीका और सुन लीजिए। एक और भी मेथड है जिसकी मदद से भी करंट को आप पहचान सकते हो। ठीक है? उसमें ऐसे कॉइल नहीं बनाएंगे हम, उसमें हम जो कॉइल बनाएंगे ऐसा सामने से बनाया करेंगे। ठीक है? ध्यान से देखिए, इसमें हम नॉर्थ पोल को ऐसा पास ले जाएंगे। थोड़ा दिमाग में रखिएगा कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल हम ऐसा पास ले जा रहे हैं। हम लिख ही देते हैं, नॉर्थ पोल कैसा है? गोइंग इन। समझ जाओगे? नॉर्थ पोल क्या कर रहा है? गोइंग इन, अंदर जा रहा है। ठीक है? अच्छा, अब बहुत अच्छा है और उससे थोड़ा इजी पड़ता है। ये नॉर्थ पोल ऐसा पास जा रहा है, ये कॉइल है। नॉर्थ पोल पास जा रहा है, ये कॉइल नॉर्थ पोल के पास जाने का क्या करना चाहती है?
विरोध। अब थोड़ा मुझे बताएं, जब नॉर्थ पोल ऐसे पास जा रहा है, ये कॉइल नॉर्थ पोल के पास जाने का विरोध करना चाहती है, तो सामने कौन सा पोल बना दे कि नॉर्थ पोल पास ना जा पाए? नॉर्थ बना दे, तो फिर ये नॉर्थ का पास जाना क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। और विरोध करने में आपको हर चीज का अपोज ही करना है। अगर पास जा रहा है नॉर्थ, तो नॉर्थ के पास जाने का विरोध करना है। नॉर्थ दूर जा रहा है, तो नॉर्थ के दूर जाने का विरोध करना है। साउथ पास जा रहा है, तो साउथ के पास जाने का विरोध करना है। साउथ दूर जा रहा है, तो साउथ के दूर जाने का विरोध करना है। समझ आया अब आपको? अब नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता है और साउथ साउथ को रिपेल करता है। नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है। सोच समझ के बताइएगा। नॉर्थ पास जा रहा है, ये कॉइल कैसे विरोध कर सकती है? अपने में क्या बना दे? नॉर्थ बना दे, तो नॉर्थ के पास जाने का क्या होने लगेगा? अब अगर नॉर्थ बनाएगी, तो एक चीज और मेरी बात याद करें, नॉर्थ पोल बनेगा, इसके लिए करंट किस दिशा में बहेगी? एंटी क्लॉकवाइज। ये फिगर कुछ याद आया आपको? हमने बताए थे नॉर्थ पोल बनाने के लिए कॉइल में करंट किस तरफ फ्लो होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। और साउथ पोल बनने के लिए क्लॉकवाइज फ्लो होना चाहिए। अब आप मुझे बता सकते हैं बड़ी आसानी से, नॉर्थ पोल नजदीक जा रहा है, सामने कौन सा पोल बनना चाहिए? तभी इसके नजदीक जाने का विरोध होगा और ये प्रतिकर्षित करके रोक पाएगा पास आने के लिए। तो ये सामने से क्या बनाएगी? नॉर्थ। और नॉर्थ बनाने के लिए किस दिशा में करंट फ्लो होनी चाहिए? तो इसमें किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी? इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो जाएगी। नहीं समझ में आया? तो नॉर्थ पोल गोइंग इन, नॉर्थ पोल ऐसे जा रहा था, कॉइल ने विरोध करने के लिए तुरंत ऐसे करंट चालू कर दिया इसने। समझ आया? तो करंट किस डायरेक्शन में आ गई? एंटी क्लॉक। अब फिर अगला देखो, फिर वही कॉइल हमने बनाई, देखिए इस बार हम क्या करेंगे? नॉर्थ पोल कमिंग आउट। क्या जान पाए आप? नॉर्थ पोल ऐसा बाहर आ रहा है, ये वाली कॉइल आपको ये दिखाई जा रही है, और ये नॉर्थ पोल रेड वाला ऐसा जा रहा है। अब ये नॉर्थ पोल दूर जाने लगा, तो ये कॉइल क्या करेगी? नॉर्थ पोल के दूर जाने का विरोध करेगी कि साथ दे देगी कि चले जाओ? विरोध करेगी। अब जब नॉर्थ पोल दूर जाने लगेगा, तो ये कॉइल क्या चाहती है कि नॉर्थ पोल दूर मत जाए। अब ये उसके दूर जाने का विरोध करेगी। दूर जाने का विरोध करेगी मतलब कॉइल क्या चाहती है? नॉर्थ पोल चला जाए कि मत जाए? मत जाए। अगर नॉर्थ पोल ये चाहती है कि मत जाए, तो ये क्या बनाए? साउथ बना दे, तो खींच सकती है फिर उसको, फिर नहीं जाएगा नॉर्थ दूर। तो ये सामने से क्या बनाए उस समय? साउथ बना दे अपने अंदर। तो जब नॉर्थ दूर जा रहा है, तो इसको क्या बनाना चाहिए? साउथ बनाना चाहिए, ताकि वो साउथ जो इसमें बने वो नॉर्थ को दूर ना जाने दे। ये समझ आ गया? अब अगर ये साउथ बनाई गया, तो इसमें करंट कैसी बहनी चाहिए? क्लॉकवाइज करंट फ्लो होना चाहिए, ऐसे। तो इसमें करंट कैसी आ जाएगी? क्लॉकवाइज करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। अब देखो डायरेक्शन देख रहे हैं आप? जब नॉर्थ अंदर आ रहा था तो एंटी क्लॉकवाइज, और जैसे ही हमने बाहर खींचा, चट से कॉइल में करंट की डायरेक्शन क्या हो गई? बदल गई, और क्लॉकवाइज फ्लो होना शुरू हो गई। तो ये हर बार क्या करती है? विरोध करती है। अब आपको समझ आ गया? इसमें देखिए, इसमें हमने मान लिया साउथ पोल गोइंग इन। अब हम नहीं बताएंगे, आप खुद बताओ
साउथ पोल अंदर जा रहा है, सामने से कौन सा पोल आना चाहिए? साउथ आना चाहिए, ताकि ये साउथ आ रहा है। अब सामने साउथ को खड़ा कर दोगे तो वही उसको विरोध कर पाएगा। तो साउथ बनेगा अगर, तो डायरेक्शन क्या होगी करंट की? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो जाएगी ऐसे। तो करंट की डायरेक्शन क्या हो गई? क्लॉकवाइज। और एक बना के देखो, ये हमने बनाया यहां पर साउथ पोल, कमिंग आउट। अब साउथ पोल क्या हो रहा है? कॉइल में दूर जा रहा है। तो साउथ पोल जब दूर जाने लगेगा तो ये कॉइल क्या चाहती है? कि ये दूर ना जाए। अगर ये चाहती है दूर ना जाए तो इससे कहो कि सामने नॉर्थ बना दो, ताकि वो उसको खींचेगा, फिर साउथ को दूर नहीं जाने देगा। तो इसके नॉर्थ सामने बन जाना चाहिए। अगर नॉर्थ बनेगा तो करंट एंटी क्लॉकवाइज, ये करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। समझ आ गया? जब नॉर्थ अंदर जा रहा था तो यहां कौन सा पोल बना था? नॉर्थ पोल बना था। जब नॉर्थ दूर जा रहा था तो कौन सा पोल बना था? साउथ बना था। जब साउथ अंदर जा रहा था तो साउथ बना था, और जब साउथ दूर जा रहा है तो नॉर्थ बना है। अभी भी डायरेक्शन नहीं समझ में आई? दो अलग अलग तरह से हमने आपको डायरेक्शन निकालना समझा दिया। अब बताएं, कोई डाउट है आपको अभी भी? तो लेंज का नियम पूरी तरीके से क्लियर हो गया आपको। हर बार बस करना क्या है? विरोध। हर बार क्या करना है? विरोध करना है। इसमें एक छोटी सी चीज है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, उसके पहले आप इसे नोट कर लीजिए। यहां पर हमने एक कॉइल ले ली ऐसी, ठीक है। अभी अभी हमने पढ़ा हुआ है कि अगर किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में चेंज आएगा तो सबसे पहले क्या उत्पन्न होगा? विद्युत वाहक बल। और अगर कुंडली बंद है तो ही करंट आएगी। हमने कुंडली को ऐसा कर दिया, ठीक है। ये पॉइंट हमने बना दिया ए, और इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया बी। तो बताइए, कुंडली बंद परिपथ में है या कुंडली का सर्किट ब्रेक है? ब्रेक है, टूटा हुआ इसका सर्किट है। कुंडली खुले परिपथ में इसको बोलते हैं। बंद परिपथ में है का मतलब पूरी सर्किट बना हुआ है उसका, और कुंडली खुले परिपथ में है मतलब सर्किट उसका क्लोज है, टूटा हुआ सर्किट है, स्विच ऑफ है उसका। अब इतनी दूर में हमने वायर लगाई ही नहीं। इतनी दूर में हमने क्या किया? वायर को लगाया ही नहीं। अगर हमने इतनी दूर में वायर को नहीं लगाया और इधर से ऐसा हम एक मैग्नेट का नॉर्थ इसके नजदीक ला रहे हैं, समझ आया कुछ? ये कॉइल ऐसी, और कॉइल में फिर हमने वही माना ऐसे। ये वाला तार कहां पर है? ये वाला तार ऐसे आगे है कि पीछे है? पीछे। एक चीज सोच लीजिए, उसी को आप हमेशा रख लीजिए। तो ये वाला तार कॉइल का कहां पर है? ये वाला है क्या? ये वाला है यहां पे, और आगे का इतना टुकड़ा क्या है? हटाई है ही नहीं इतना टुकड़ा। अब हम उधर से क्या लेके आए? मैग्नेट का नॉर्थ लेके आए। अगर हम मैग्नेट का नॉर्थ लेके आए तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ होता है? इधर की तरफ। जब नॉर्थ लेके आ रहे हैं तो इधर वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है इधर का मैग्नेटिक फील्ड। कॉइल क्या करना चाहेगी? इसको घटाना, विरोध करना चाहेगी। तो विरोध करने का मतलब घटाना चाहेगी क्या और बढ़ा देगी? घटा कैसे सकती है? उसके लिए इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी या इधर की तरफ? इधर की तरफ बनाएगी। अब इधर की तरफ बनाने के लिए करंट कैसे फ्लो करना पड़ेगा? उसको कॉइल में ऐसे फ्लो करना पड़ेगा, बाहर वाले में नीचे की तरफ, पीछे वाले में ऊपर की तरफ। तो इसके अंदर जितने भी चार्जेस थे, जितने भी आवेश इसके अंदर थे, धन आवेश की मैं बात कर रहा हूं मेनली, वो धनावेश पीछे वाले तार में किधर जाने लगे?
या आप यूं समझिए, आगे वाले वायर में नीचे जाते, पीछे वाले में ऊपर जाते, ऐसा सही है। पीछे वाले ऊपर जा रहे हैं, ये डायरेक्शन किसकी हो गई? करंट की डायरेक्शन हुई है। कुछ बात समझ में आई? या आप एक और सोचिए, करंट हमेशा इलेक्ट्रॉनों के कैसे चलती है? इलेक्ट्रॉनों के विपरीत चलती है। तो करंट अगर ऐसे चलेगी ए से बी, तो इलेक्ट्रॉन किधर चलेंगे? एक बात क्लियर? धन आवेश की बात करिए कि करंट की दिशा के साथ धन आवेश का क्या रिलेशन होता है? हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही है। धारा की दिशा वही होती है जो धन आवेश की दिशा है। इसका मतलब अगर इस कॉइल में, इस कंडक्टर में करंट ऊपर की तरफ जा रही है, ए से बी की ओर जा रही है, इसका मतलब ए से बी कौन जा रहा है? धनावेश जा रहा है। तो हम करंट ना लिखकर क्या लिख देते हैं? पॉजिटिव चार्ज लिख देते हैं। सारे, अब इतना बात समझ में आ गई आपको? तो जब हम नॉर्थ पोल ऐसा लाते हैं तो इस कॉइल में ए से बी की ओर कौन जा रहा है? धनावेश। ये सब पॉजिटिव चार्जेस जा रहे हैं, और जो डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की है वही करंट की भी है। इतनी समझ आ गई? अब ये सब धनावेश, जितने धनावेश यहाँ के हैं, ये सब ऐसा जाके कहाँ पहुँच गए? बी के आगे तो कोई रास्ता नहीं है, बी के आगे कोई रास्ता नहीं है। और सारे धनावेश ए से निकले एक ही तरफ से, और सब किस तरफ जाने लगे? तो यहाँ 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 जहां भी धनावेश थे वो सब जाके कहाँ पहुंच गए? सब धनावेश जाकर बी पर खड़े हो गए। अगर यहां से निकलकर सारे धनावेश बी पर पहुंच गए तो ए पर क्या बचा? ए पर तो ऋणावेश ही बचा होगा अब तो। और वैसे भी करंट की डायरेक्शन में ऋणावेश, करंट के अपोजिट ऋणावेश चलता है। तो अगर धनावेश सारे चलकर बी पर पहुंच गए तो ऋणावेश सारे चलकर कहां पहुंच गए होंगे? ए पर। लेकिन आगे का तो रास्ता टूटा हुआ है, पुल टूटा हुआ है। अब अगर यहां पर नदी बह रही है, सारे पॉजिटिव यहां खड़े हैं, सारे नेगेटिव यहां खड़े हैं, बीच में रास्ता जाने का उनके पास नहीं है। यहां पर कौन से चार्जेस खड़े हैं बताओ? इसको एक काम कर लेते हैं, पी क्यू मान लेते हैं, अदरवाइज बी से आपको कंफ्यूजन होगा कि कहीं ये चुंबकीय क्षेत्र तो नहीं है। यहां पर कौन से चार्ज है सारे के सारे? तो ये वाला इंड कैसा हो गया? पॉजिटिव। और इस वाले इंड पर कौन से चार्जेस आ चुके हैं? सब ऋणावेश पूरे कंडक्टर के यहां पर खड़े हो गए। ये कौन से चार्जेस यहां पर आ गए? नेगेटिव। ठीक है, अब सोचिए, आगे जाने का रास्ता नहीं है। इस कॉइल के सारे प्लस यहां, सारे के सारे माइनस यहां खड़े हैं। जरा सा आप जोर भर दो, एक तार ले जाओ छोटा सा और यहां मिला ही दोगे केवल आप, तो प्लस और माइनस एक दूसरे से मिलने के लिए क्या है? खड़े हैं। आप जैसे ही ज्वाइन किया तार को, तुरंत ये प्लस और माइनस एक दूसरे की ओर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब आप मुझे बताएं, क्या इसके पास करंट को फ्लो करने की ताकत है? ताकत है कि नहीं है? ताकत है। क्यों? क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव चार्जेस हैं, एक तरफ पॉजिटिव चार्जेस एकदम बहुत जोर से भरे पड़े हैं, जिसको आप अपनी भाषा में बोलते हो ठसाठस भरे पड़े हुए, और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्जेस भी बहुत ज़्यादा स्टोर हो चुके हैं। तो एक तरफ पॉजिटिव चार्जेस का स्टोर है, एक साइड नेगेटिव चार्जेस का स्टोर है। फर्क बस इतना है कि हमने कनेक्शन नहीं दिया। और आप अब थोड़ा सा याद करो, यही तो बैटरी होती है। बैटरी में भी एक तरफ किसका स्टोर होता है? पॉजिटिव चार्जेस का, और दूसरी तरफ किसका स्टोर होता है? तो जिस तरफ पॉजिटिव चार्जेस का स्टोर होता है उसे आप क्या बोलते हो? पॉजिटिव टर्मिनल। और जिस तरफ नेगेटिव चार्जेस का स्टोर होता है उसे आप क्या बोलते हो? नेगेटिव टर्मिनल आप बोलते हो। जो चीज आज यहां हो चुकी है वही कहां पर होती है?
तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये एक बैटरी बन गई है, ये एक सेल बन चुकी है? कह सकते हैं कि नहीं? कह सकते हैं। और ये बिल्कुल सच है, क्योंकि इसमें भी एक तरफ प्लस स्टोर हो गए हैं, एक तरफ माइनस स्टोर हो गए हैं, और एक बार कसम से इनको रास्ता दे दोगे ये चल पड़ेंगे बिल्कुल। तो ये चीज क्या बन गई? ये बैटरी बन गई, ये सेल बन गई, ये करंट का सोर्स बन गई। बैटरी या सेल करंट का सोर्स होती है। तो मैं लिख देता हूं कि ये क्या क्या बन चुकी है। बैटरी, ये बैटरी है, या सीधे बैटरी छोड़ दो, एक ही लाइन में लिख दो। नाउ दिस विल बिकम source of electric current। ठीक है, नाउ दिस विल बिकम सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगी आपकी। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बैटरी को कहते हैं, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सेल को कहते हैं। तो ये सेल होगी, अब सेल की तरह बिहेव करेगी। समझ आ गया? और ये सिरा कौन सा है? पॉजिटिव। ये सिरा कौन सा है? नेगेटिव। अब अगर हमने ऐसे यहां से कंडक्टर निकाले, और कंडक्टर्स निकालने के बाद इनके बीच में कुछ भी कनेक्ट कर दो आप, या चलो यहीं पर कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ से ऐसा और यहाँ से ऐसा लाकर आप एक प्रतिरोध अगर लगा देते हो यहाँ पे, तो अब इस प्रतिरोध में क्या होना स्टार्ट हो जाएगी? करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। किधर से किधर करंट बहेगी? प्लस से माइनस। इधर से करंट ऐसा फ्लो होगी और इधर की तरफ करंट ऐसा बहेगी। ठीक है, तो अब आप देखिए, ये आपका जो इतना पोर्शन था ये क्या बन चुका है? ये सोर्स बन चुका है इलेक्ट्रिक करंट का। करंट अगर आप इन दोनों कंडक्टर्स को जोड़ देते हैं, यहां से ऐसा लाके इनके बीच में एक प्रतिरोध, तो इस प्रतिरोध में प्लस से माइनस की तरफ करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। हो गई करंट स्टार्ट। अब एक चीज मुझे भी कंफ्यूज कर रही है, क्या आपको कर रही है? करंट प्लस से माइनस फ्लो हो रही है, और यहां देखिए जरा, यहां तो करंट की डायरेक्शन ये है, ये कौन सा टर्मिनल है? माइनस। यहां माइनस से प्लस फ्लो हो रही है। कुछ कंफ्यूजन हुआ? यहां करंट कैसे फ्लो हो रही है? प्लस से माइनस की तरफ, लेकिन इसमें देखो करंट किधर से किधर जा रही है। आप खुद देखें, डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ लिखी हुई बनी हुई है। तो अब ये कंफ्यूजन आ गया कि करंट प्लस टू माइनस फ्लो होती है या माइनस टू प्लस फ्लो होती है। दोनों फ्लो होती है। कैसे? बैटरी के अंदर माइनस से प्लस और बैटरी के बाहर, हाँ ये बिल्कुल सही है। और अब ध्यान से देखिए, ये इतनी चीज क्या बन चुकी है? इतनी चीज क्या बन गई है? बैटरी। तो ठीक है, बैटरी के अंदर देखो माइनस से प्लस, और बैटरी के बाहर जाओ तो प्लस से माइनस। और ये बहुत बार हमने बताया है, आज आप देख भी रहे हैं। वैसे भी सेल अगर आप बनाते हो ऐसा कभी भी सर्किट में, तो आप देखते हो ये प्लस और माइनस, सेल के बाहर प्लस से चलती है, माइनस की तरफ ऐसा जाती है, लेकिन सेल के अंदर अगर देखो तो माइनस से प्लस जाती है। तो क्योंकि ये चीज, इतनी चीज क्या बन गई है? ये वाली चीज, ये सेल बन गई है, बैटरी बन गई है,
दिस इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसलिए सोर्स के अंदर माइनस से प्लस ही करंट फ्लो होगी। तो आज इसे हमेशा याद कर लीजिए, आगे अभी और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, लेकिन जहां जहां सोर्स बनेगा वहां वहां इलेक्ट्रिक करंट किधर से किधर रहेगी, माइनस से प्लस ही रहेगी। लेंज के नियम के बाद अब हम लोग फैराडे का दूसरा नियम स्टडी करेंगे। फैराडे का दूसरा नियम हमें क्या बताता है, पहले मैं इसके बारे में आपको बताऊं। आपने देखा फैराडे के पहले नियम में आपने देखा था कि अगर किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में तेजी से परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और उस विद्युत वाहक बल का हमने क्या नाम रखा, प्रेरित विद्युत वाहक बल नाम रखा। तो फैराडे ने अपने जो सेकेंड लॉ बनाया, जो दूसरा नियम बनाया, उसमें उन्होंने ये बताया, पहले नियम में सिर्फ इतना बताया कि अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अपने दूसरे नियम में उन्होंने बताया कि अगर फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न होगा, उसकी क्वांटिटी बताई, उसकी मात्रा बताई उन्होंने। समझ आया आपको? और उन्होंने अपना जो दूसरा नियम बनाया था वो ये लिखा हुआ है, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, मतलब किसी भी कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसका मान उस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक है? तो अगर हम विद्युत वाहक बल को E मान लें, अगर हम विद्युत वाहक बल को क्या मान लें, E, तो इस डेफिनेशन के मुताबिक, फैराडे के मुताबिक E की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? उन्होंने बोला चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, फाई बी, और चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन को डी फाई बी। फाई बी क्या है, चुंबकीय फ्लक्स, और डी फाई बी क्या चीज है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर, दर का मतलब टाइम से डिवाइड करवाओ, और कैसी दर, ऋणात्मक दर के बराबर होता है। समझ में नहीं आया आपको? आया? देखो बड़ा इजी है, फिर से एक बार, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E का मान, उस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। बस ये फैराडे ने अपने सेकेंड लॉ में बताया, उसकी वैल्यू बताई कि कितना फ्लक्स परिवर्तन होने से कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, उसकी वैल्यू उन्होंने बताई। ये फॉर्मूला हमको मिला। ठीक, अब इस फॉर्मूले में हम चाहें तो थोड़े से कुछ बदलाव कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज नोट कर सकते हैं। जैसे वी नो फाई बी की वैल्यू आप जानते हो क्या होती है, अभी आपने पिछली क्लास में फाई बी की वैल्यू पढ़ी है, बी ए कॉस थीटा, या आप इसकी जगह पर क्या लिख सकते हो, बी डॉट ए, ये भी तो होती है इसकी वैल्यू। फाई बी की जगह इसको नोट कर सकते हो, E इज इक्वल टू माइनस डी डी टी, और फाई बी की जगह पर बी ए कॉस थीटा, या इसको लिखो इसको लिखो, एक ही बात है दोनों। इतना विद्युत वाहक बल आ जाता है। आपको एक चीज मैं बताऊं, इसमें जो ये नेगेटिव साइन है ये हमको क्या बताता है, ऋण चिन्ह हमको क्या बताता है, थोड़ा ध्यान से देखिए। फ्लक्स परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और अभी अभी आपने लेंज का नियम पढ़ा था कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा हमेशा ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से वह स्वयं उत्पन्न होती है। तो क्योंकि जिस कारण से यह उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है, उसी को अपोज करती है, उल्टा चलती है ये हमेशा, तो नेगेटिव साइन हमने यहाँ लगाया है। समझ में आया? तो हम इसके बारे में लिख सकते हैं,
ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है। तो नेगेटिव साइन का और कोई मतलब नहीं है, केवल बस इस वजह से है क्योंकि जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो विद्युत वाहक बल की दिशा फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है, बस इस वजह से ये हम यूज करते हैं। अच्छा, अब यहां तक पहुंच गए। इसमें एक बात और हो सकती है, आप सोच सकते हैं ये जो कॉइल अभी तक हमने ली है उन सब में तार का एक फेरा लगा हुआ है। अगर कुंडली में तार के n फेरे लगे हों तो कुल कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा? यदि कुंडली में तार के n फेरे हों तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, उस समय विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? n से और मल्टीप्लाई करवा देंगे तो माइनस n इंटू डी डी टी ऑफ बी ए कॉस थीटा। उस समय इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू इतनी हो जाएगी। अच्छा, ये किसके लिए था? तार के एक फेरे के लिए। तार के एक फेरे में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है, और अगर तार के n फेरे लगे हों कुंडली में तो फिर प्रेरित विद्युत वाहक बल का ये फॉर्मूला बन जाएगा। सभी को समझ आ गया? अच्छा, अब एक चीज और, अगर कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल R है, अब इतना विद्युत वाहक बल आ जाएगा उस पर, लेकिन अगर कॉइल का कुछ ना कुछ तो रेसिस्टेंस भी होगा ना अपना। अगर कॉइल का रेसिस्टेंस कैपिटल R है तो हमने विद्युत वाहक बल निकाल लिया। अब हम धारा पता लगाना चाहते हैं कि कितनी धारा होगी, तो यहां लिखेंगे यदि कुंडली का प्रतिरोध R है तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रतिरोध R है तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा प्रेरित विद्युत धारा के लिए I के लिए फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, आपको याद होगा I के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा करते थे V/R। तो एक फॉर्मूला बेटा ये भी तो पढ़ते थे आप, विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो हम लिखेंगे विद्युत वाहक बल अपॉन टोटल रेसिस्टेंस। अब उस कॉइल का टोटल रेसिस्टेंस R है ही, तो यही हम यूज कर लेंगे। I इज इक्वल टू, E की वैल्यू कितनी है? इतनी, और R की जगह R लिख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? माइनस n/R डी डी टी ऑफ बी ए
कॉस थीटा, इतनी करंट उसमें से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। समझ आया? तो कुंडली में जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है वो कितना होता है? इतना। अगर एक फेरा है तो n फेरे हैं तो इतना विद्युत वाहक बल, और अगर कॉइल का रेसिस्टेंस R है तो जो उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है वो प्रेरित विद्युत धारा इतनी उत्पन्न हो जाती है। उसमें प्रेरित विद्युत धारा से आप आवेश निकाल सकते हैं। आवेश की dt समय में प्रेरित आवेश कितना होगा। वैसे भी आप थोड़ा सा याद करो, धारा का फॉर्मूला क्या होता है? आवेश बटे समयांतराल। याद आया कुछ आपको? भाई आप I का फॉर्मूला बेटा ये भी तो पढ़े हैं, I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। याद आया? अगर बहुत छोटा सा आवेश बहुत छोटे से टाइम dt में ऐसा पार कर जाता है तो करंट इतनी फ्लो होती है। ऊपर dq रहता है, नीचे dt, यानी कि अपॉन में dt को छोड़कर जितना भी कुछ है वो सब क्या है? dq। या आप ऐसे कर सकते हो, अब कुंडली में dt समयांतराल में प्रवाहित कुल आवेश आवेश का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? I इंटू डी टी। हम dt समयांतराल में प्रवाहित आवेश निकालना चाहते हैं तो I की जगह तो हम ये लिखेंगे इंटू डी टी लिख देंगे, तो dt से dt कैंसल हो जाएगा। क्या बचेगा? माइनस n अपॉन आर d इंटू बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। कट जाएगा बाकी dt आपका यहां से, माइनस n अपॉन आर। भाई I की जगह ये वैल्यू लिखी ना हमने, और dt लिख दिया बगल में, dt से dt कैंसिल, ये बचा। इतना आवेश प्रवाहित होगा, ठीक है। तो इतनी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उस पर, उतनी विद्युत धारा उसमें उत्पन्न होगी, इतना चार्ज उसमें से फ्लो होता है। अब एक और बड़ी बढ़िया चीज़ है, ध्यान से देखें। dt समयांतराल में इतना आवेश उसमें एक तरफ से दूसरी तरफ बह जाता है। समझ आ गया? अब इसमें मज़ेदार क्या है, ध्यान से देखिए। आवेश के फॉर्मूले में कहीं भी टाइम नहीं आ रहा है, जो dt था भी वो भी कैंसिल हो चुका है। तो आवेश के फॉर्मूले में अगर टाइम नहीं आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो कुंडली में आवेश प्रेरित होगा वो समय पर डिपेंड नहीं करेगा। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है फ्लक्स परिवर्तन चाहे आप बड़े कम समय में करवा दो, या फ्लक्स का परिवर्तन करने में आप ज़्यादा समय ले लो, आवेश उतना ही प्रेरित होगा, उसको कम समय ज़्यादा समय से मतलब नहीं है। समझ आ रहा है? तो फ्लक्स परिवर्तन कम समय में हो या फ्लक्स परिवर्तन अधिक समय में हो, आवेश बराबर ही प्रेरित होगा, क्योंकि वो टाइम पर डिपेंड ही नहीं करता। नहीं समझ में आया? तो हम चाहें तो यहाँ पर एक नोट बना सकते हैं। प्रेरित आवेश समयांतराल पर निर्भर नहीं करता। जो इंड्यूस्ड चार्ज है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इसलिए फ्लक्स परिवर्तन धीरे धीरे हो या तेज हो, दोनों बार आवेश समान ही प्रेरित होगा।
आवेश समान ही प्रेरित होगा, ऐसे। तो ये जो चार्ज रहा ये टाइम पर डिपेंड नहीं करता, तो आप कॉइल से फ्लक्स परिवर्तन चाहे तेजी से करवा दो या आप धीरे धीरे करवाओ, चार्ज उतना ही फ्लो होगा। तेजी और धीरे का मतलब समझ रहे हैं ना? मैग्नेट रख के चाहे आप बड़ी जल्दी ऐसा कर दो और चाहे मैग्नेट रख के ऐसा धीरे धीरे लाओ, हर बार चार्ज कैसा आएगा? समान। ठीक है, तो ये फैराडे का दूसरा नियम जिसमें हमने कुछ कैलकुलेशंस कर लिए और इस तरह से फैराडे के सारे नियम आपके कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मुलाकात करेंगे तो हम लोग मोशनल ईएमएफ को पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि ये मोशनल ईएमएफ क्या होता है। तो आज हम अपनी फिजिक्स में इतना ही रखेंगे, आगे और पढ़ाई करेंगे नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।